देखते हैं बेटा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे दो मास है m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, force between two masses is directly proportional to product of masses, and inversely proportional to square of distance between them। तो F is proportional to m1 m2 और F is inversely proportional to r square। तो F आ जाएगा proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 और यूनिट यहाँ से निकलाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होती है बहुत वीक फोर्स होती है, बल्कि वीकेस्ट फोर्स है। ये वीकेस्ट फोर्स है क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी है, तो दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स बहुत वीक होती है। लेकिन मासेस अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तब ये फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाती है। जैसे प्लैनेटरी मोशन में प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, सन का मास ज़्यादा होता है, तो प्लैनेटरी मोशन को जो कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। के फॉर्मूले का मास ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 की पावर 24 किलोग्राम and mass of sun is 2 into 10 की पावर 30 किलोग्राम। distance between earth and sun is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर। कैलकुलेट gravitational force between अर्थ एंड सन के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगी जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ सन हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 30। मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 24 और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग कर लेते हैं।
6.67 इंटू 2 इंटू 6.4 1.5 1.5। अब देखते हैं पावर। 10 की पावर -11 है, +30 है, +24 है, और ये 22 हो जाएगी तो -22। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद 37.9 इंटू 10 की पावर। अब ये पावर कितनी हो गई? 30 + 24 54 -33, तो 54 -33 इट इज़ 21। तो 10 की पावर 21 न्यूटन। तो अर्थ और सन के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सन और अर्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फोर्स इतनी बड़ी आ रही है। वैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। 3 पार्टिकल each of mass m are moving in a circle of under mutual gravitational force, find speed of each particle। तो 3 पार्टिकल हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ऐसे। लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए। साइड ऑफ ट्राइंगल हम ए ले लेते हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल हम ए ले लेते हैं। तो एक पे फोर्स कंसिडर करते हैं। ये वाला पार्टिकल इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, मान लो F1। ये वाला पार्टिकल भी इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, मान लो F2। लेकिन F1 और F2 बराबर होंगे। F1 = F2 gm²/a²। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करेगी, mv²/r। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो r है, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मूव करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी F1² + F2², वेक्टर एडिशन कर लिया, 2F1 F2 cos 60। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी F1² + F1² + 2F1² cos 60 की वैल्यू हाफ। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी √3F1। अब इस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रख देंगे। √3F1 = mv²/r। अब r निकालना है। ये r है, ये डिस्टेंस a/2 होगा, ये एंगल 30 होगा। तो cos 30 होगा a/2 / r। cos 30 होता है √3/2 a/2r। तो r सॉल्व करके आ रहा है a/√3। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे √3। अब ये F1 किसके बराबर है? gm²/a² mv²/r। r की जगह रख दिया a/√3। √3 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √gm/a। a जो है a is distance between two masses। a is distance between
2 masses। अब देखते हैं बेटा वेट क्या होता है। वेट भी एक फोर्स है। इट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ attracts the body towards its center। तो यूनिट ऑफ वेट न्यूटन होता है। और किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जैसे ये अर्थ है और ये बॉडी रखी है यहाँ पर, अर्थ की रेडियस आ रही है, तो अर्थ जितनी फोर्स से बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है वो वेट होता है। तो वेट हो जाएगा फोर्स के बराबर, और अर्थ की फोर्स होगी G_M_E_M अपॉन RE²। इफ W1 is a weight on one planet and W2 is a weight on other planet। तो जैसे एक प्लेनेट पे वेट W1 है, प्लेनेट का मास M1 है, बॉडी का मास M है, प्लेनेट का रेडियस R1 है। एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे वेट W2 है, दूसरे प्लेनेट का मास M2 है, बॉडी का मास M है, अपॉन R2 का, दूसरे प्लेनेट का रेडियस R2 है। एक फार्मूला बन जाता है बड़ा आसान सा, W1 अपॉन W2 M1 अपॉन M2 R2² अपॉन R1²। तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेनेट पर वेट मालूम है और दूसरे प्लेनेट पे वेट निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ is 10 किलोग्राम वेट। फाइंड वेट on a planet having double mass and radius half of earth। तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 R2 अपॉन R1²। अब देखिए 1 वाला अर्थ ले लेते हैं और 2 मतलब प्लेनेट। तो वेट ऑन अर्थ है 10 किलोग्राम वेट, तो वेट ऑन प्लेनेट W2 मान लिया। मास ऑफ अर्थ M है और मास ऑफ प्लेनेट बता रहा है डबल मास ऑफ अर्थ, तो डबल M। रेडियस ऑफ अर्थ 1 मतलब RE, और रेडियस ऑफ अदर प्लेनेट है हाफ, तो RE/2²। सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1/2 1/4 आ जाएगा। तो W2 आ रहा है 80, जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी आ जाएगी, तो 80 किलोग्राम वेट।